नमस्कार दोस्तों, आपका इजी साइंस बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास बायो पढ़ेंगे, जिसमें आज का पहला लेसन है जीवों में जनन। तो चलिए देखते हैं जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जो स्लाइड देख रहे हैं, यह स्लाइड में हम लोग पूरे चैप्टर का जो है वो माइंड मैप को समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें आखिरकार पढ़ना क्या है। आखिरकार कोई जीव जनन क्यों करता है, इस चैप्टर में ये जानेंगे। क्या जरूरी है इस संसार में जनन करना किसी भी प्राणी के लिए? अगर कोई प्राणी जो है जनन की प्रक्रिया करता है तो आखिरकार क्यों करता है? तो इन सभी सवालों का अध्ययन जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम देखते हैं कि इस का माइंड मैप क्या है, तो देखिए जीवों में जनन जो है वो बेसिक तौर पे जो है वो दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। उसमें एक है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। जीवों में जनन का दो तरीका है। एक पहला जो तरीका है वो क्या है? अलैंगिक जनन। दूसरा जो तरीका है वो है क्या? लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। क्या है? ये देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन है। तो सबसे पहले जीवों में जनन के जो है वो हम लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं कि आखिरकार संसार में कोई प्राणी जो है वो लैंगिक जनन किस प्रकार से करता है। देखिए जीवों में लैंगिक जनन को करने के लिए जो है वो क्या क्या जरूरी है, यहाँ पर देख सकते हैं। जीवों में लैंगिक जनन करने के लिए जो है वो क्या है? युग्मक की सहभागिता। क्या चाहिए? जीव को लैंगिक जनन करने के लिए युग्मक का होना अति आवश्यक है। यानी कि कौन सा संसार में प्राणी है जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया कर सकता है? तो जिसके शरीर के अंदर युग्मक का निर्माण होता है या होने की संभावना होती है, उस वही जो है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया कर सकता है। दूसरा है, कहता है कि युग्मक की सहभागिता जरूरी है। और दूसरा क्या है? निषेचन। अगर युग्मक बना, अगर मान लिया कि उसके शरीर में युग्मक बन गया, लेकिन युग्मक बनने के बाद अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वह प्राणी में जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अब कहता है उदाहरण के लिए अधिकतर पादप। क्या बोलता है? अधिकतर जो पादप है उसमें लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। और जंतुओं में, किसमें? जंतुओं में। तो अभी हमने देखा लैंगिक जनन जो है वो किसमें से होता है और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो क्या चाहिए? लैंगिक जनन के लिए जो है वो क्या देखा? युग्मक का होना अति आवश्यक है। और दूसरा जो है वो निषेचन का होना अति आवश्यक है। किसमें होता है? तो किसमें होता है? अधिकतर पादप में और जंतुओं में। अब हम देखते हैं कि ये लैंगिक जनन जो होता है वो किसमें? स्तनधारी में। क्या होता है? अगर ये स्तनधारी में होता है, किसमें? स्तनधारी जो प्राणी होते हैं अगर उसमें ये होता है तो उसमें स्तनधारी में ये लैंगिक जनन प्रक्रिया होने के बाद जो है या होने के लिए जो है किन चक्रों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। तो कहता है स्तनधारी प्राणी में जनन की प्रक्रिया को करने के लिए या जनन होने के लिए उसे किसी विशेष प्रकार के चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं जनन चक्र। क्या बोलते हैं? जनन चक्र कहते हैं। और यह जनन चक्र जो है वो लगभग जो है वो संसार में पाए जाने वाले जो प्राणी है उसमें जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक देखिए क्या होता है, एक में होता है मध चक्र। क्या होता है? और दूसरा में होता है ऋतुस्राव चक्र। क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र। एक में मध चक्र होता है और दूसरा में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। यानी कहने का मतलब है संसार में जो प्राणी होते हैं, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, वह स्तनधारी को जनन की प्रक्रिया करने के लिए उसके शरीर में एक प्रोसेस होता है। यानी कि उससे पहले वो तैयार होता है और उस तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसमें बॉडी अपना कुछ विशेष लक्षण को व्यक्त करता है। उस लक्षण को ही बोलते हैं जनन चक्र। और उस जनन चक्र में जो है पहला है, एक है मध चक्र और एक ऋतुस्राव चक्र। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि ऋतुस्राव चक्र क्या है? ऋतु जो स्राव चक्र है वो किसमें होता है? क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। वो किसमें होता है? तो ये देखिए ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो बेसिक तौर पे क्या होता है कि स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है। लेकिन इसमें कहता है होता क्या है, इसमें हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये माइंड मैप है इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंपली लेकर चल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ऋतुस्राव चक्र में, कहता है रक्त का स्राव। क्या होता है? रक्त का स्राव होना। चक्र की अंतिम अवस्था में क्या होता है? चक्र की अंतिम अवस्था में मतलब कि एक टाइम होता है। क्या होता है? एक टाइम होता है और इस टाइम के जब पूरा हो जाता है तो अंतिम अवस्था में जो है वो रक्त का स्राव होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं 28 दिन का। क्या होता है? 28 दिन का जो है ये लगभग साइकिल चलता है। कहता है कोई खास जनन कला नहीं, अर्थात 28 जो है वो
29 दिन तक जो है यह चक्र औरतों में चलता है। कहता है कोई खास जनन काल नहीं, मतलब कि कोई खास जो है यहाँ काल होगा, कोई खास जनन काल नहीं होता है कि मतलब कि इस मंथ में या इस दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, इसका कहता है कि इस ऋतुस्राव के लिए जो है वो कहता है कि 28 से 29 दिन के बाद यह चक्र क्या होता है, औरतों में पुनः प्रारंभ होती है। मान लिया कि 28 तारीख को मान लिया कि 1 तारीख को किसी में ये जनन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अगला जो है 28 दिन के बाद ये प्रक्रिया क्या होगी, पुनः शुरू होगी। कहता है किसमें होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, प्राइमेट, प्राइमेट जैसे में औरतें, है ना, और बंदर और एप्स, क्या होता है, एप्स, है ना, औरतें होते हैं यानी वोमेन्स, है ना, चिंपैंजीज बंदर, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये जो है वो ऋतुस्राव से गुजरता है। किससे गुजरता है, ऋतुस्राव से है गुजरता है। तो इन सभी में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। अब देखिए दूसरा क्या है, इस जनन की प्रक्रिया को करने के लिए जो है वो दूसरा है वो मध चक्र। क्या है, मध चक्र। अब इस मध चक्र में क्या होता है, देखिए जब कोई प्राणी जनन की प्रक्रिया करता है तो इस जनन की प्रक्रिया में जो है सबसे पहला जो ऋतुस्राव होता है, उस ऋतुस्राव के में क्यों रक्त का प्रवाह होता है। एक निश्चित समय के बाद जो है उसमें क्या होता है, उससे रक्त निकलता, रक्त का स्राव होता है। लेकिन मध चक्र में रक्त का रक्त का निकलता रक्त जो है वो नहीं निकलता है। मध चक्र में जो है वो रक्त नहीं निकलता है। तो होता क्या है, कहता है यह एक हार्मोनल प्रक्रिया, क्या है, यह एक हार्मोनल प्रक्रिया विशेष रूप से है। इसमें कहता है रक्त का स्राव नहीं होता, क्या होता है, और जनन काल, इसमें क्या होता है, एक जनन काल होता है। देखिए इसमें बोला था कोई खास जनन काल नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई खास जो है वो जनन काल होता है, एक समय होता है। कहता है जब वह प्राणी जो है मध चक्र से गुजरता है तो कहता है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर, एक हार्मोन्स है ना, वह हार्मोन का जो स्राव है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कहता है नर में संभोग हेतु, नर में क्या होता है, नर में संभोग हेतु सक्रिय मादा होना, नर में जो है वो संभोग के लिए जो है वो मादा जो है वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। नर से संभोग के लिए मादा जो है सक्रिय हो जाता है। मतलब कि मादा की इच्छा ऐसा होता है कि नर जो है हमारे साथ जो है संभोग की क्रिया को करे। तब हो नॉन प्राइमेट्स, क्या होता है, ये नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स मादा जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय, इन सभी में जो है वो मध चक्र से होकर गुजर, ये सभी प्राणी जो है वो मध चक्र से होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों यहां से सवाल कैसे आएगा, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स जैसे यहां पर दिया, निम्न में से कौन प्राइमेट है, आपका ऑप्शन में रहेगा। तो आपका औरत हो गया, हो गया, एप्स बंदर हो गया। नॉन प्राइमेट्स में क्या हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया। कहने का मतलब है जिसमें पीरियड्स आता है वह जो है वह कहलाता है प्राइमेट्स। क्या कहलाता है, प्राइमेट्स। और जिसमें पीरियड्स नहीं आता है वह क्या कहलाता है, नॉन प्राइमेट्स। जैसे गाय में आप लोग देखा होगा कि गांव में ऐसा होता है कि जब गाय हिट में आती है, गाय हिट में आने का मतलब होता है कि वह जो है उसमें मध चक्र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें यह हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। तब क्या करता है, गांव में जो किसान होते हैं या फिर जो जिसके पास गायें होती है और या फिर भैंसे होती है, उसे या तो कृत्रिम तरीके से निषेचन की प्रक्रिया को कराने के लिए जो है डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसके अंदर कृत्रिम तरीके से सीमेन इंजेक्ट करता है। दूसरा तरीका नेचुरल तरीका के लिए क्या करता है, उसे बुल के पास ले जाता है और बुल इस प्रक्रिया को क्या करता है, पूरा करता है। तब ऐसा होता है जब वह प्राणी मध चक्र से होकर गुजरता है तब। ठीक है, तो ये हो गया लैंगिक जनन करने के लिए इन इन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है किसको, स्तनधारी प्राणी को। अब यहां पे कहता है आगे दूसरा जो इसका पार्ट्स है वो है कि दोस्तों अभी हमने देखा कि प्राणी के अंदर लैंगिक जनन आखिरकार होता कैसे है। अब हम समझते हैं कि प्राणियों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए हम माइंड मैप को समझ रहे हैं, है ना, यानी कि इस चैप्टर का जो है पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सिंपली एजुकेशन है, सिंपली हम समझा रहे हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन।
देखिए दोस्तों, अब हम जो पढ़ेंगे, दूसरा जो है इसका पार्ट है जीवों में जनन का, वो है अलैंगिक जनन। अब इस यह लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, वो बेसिक तौर पे जो है, वो एक कोशिकीय प्राणी के अंदर ये होता है। किसके अंदर? एक कोशिकीय प्राणी के अंदर ये होता है। अब यहाँ पर एक कोशिकीय प्राणी के अंदर होता है, तो इसका होने का जो तरीका कितने हैं? देखिए, इसको होने का जो तरीका है, बेसिक तौर पे यहाँ पर जो दिया गया है माइंड मैप के अंदर, वो है पहला है मुकुलन, दूसरा है विखंडन। देखिए, मुकुलन में क्या होता है? एक कोश के प्राणी है और उस एक कोश के प्राणी में क्या होता है? जैसे देखिए, एक कोई चीज है, जैसे मान लें कि हाइड्रा है। हाइड्रा देखिए इस प्रकार से होता है। और क्या होता है? इसमें इसके कहीं पर जो है इस प्रकार से एक उभार उत्पन्न होता है। इसी को हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। और यह मुकुल जो है, वो ये क्यों और कैसे डेवलपमेंट होता है, वो हम बताएंगे बाद में, जब इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तब। ये मुकुल बनता है और यही मुकुल जो है किसी खास निश्चित समय के बाद इस ये पूरा जो वृक्ष है, ये सॉरी ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा की तरह ये रूप ले लेता है ये मुकुल, और एक नए जीव के रूप में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसमें कहता है अलिंग जन्म की प्रक्रिया में जो पहला है वो मुकुलन है। क्या है? मुकुलन। कहता है ये मुकुलन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। बाह्य मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। और क्या होता है? ईस्ट में होता है। दूसरा है आंतरिक मुकुलन, ये किसमें होता है? जिम्यूल के द्वारा होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? अस्पोंजिला। क्या बोलते हैं? अस्पोंजिला कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुकुलन की प्रक्रिया जो है वो होती है। दूसरा देखिए क्या है? विखंडन। और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया में जो है वो दूसरा है, वो है विखंडन। क्या है? विखंडन। विखंडन में क्या होता है? एक है द्विखंडन और एक क्या है? बहुखंडन। विखंडन माने टूटना, दो भाग में यह क्या होता है? टूटता है। अब जरा बेसिक तौर पे आप समझ सकते हैं, दो भाग में टूटना, तो सोच सकते हैं दो भाग में और दो से अधिक भाग में। तो इसी के आधार पे जो है यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको दो भाग में बांटा गया विखंडन को, है ना? एक द्विखंडन, द्विखंडन में इसमें क्या होगा? दो भाग में टूटेगा। और बहुखंडन में क्या होगा? दो से अधिक। क्या होगा? ये दो से जो है वो अधिक, मैक्स, है ना? दो से अधिक भाग में टूटेगा। और जो टूटेगा, जैसे यहाँ पर दो टूटा, दो भाग में टूटा, मान ले कि ये एक कोई प्राणी है। क्या है? और ये दो भाग में इस तरह से टूट गया, तो एक ए पार्ट हुआ और एक ए पार्ट हुआ। ये दोनों पुनः जो है इस प्रकार से इसका पूरा शरीर का रूप ले लेगा, यानी इससे एक प्राणी से जो है दो प्राणी का रूप बन जाता है। लेकिन जो है बहुखंडन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। बहुविखंडन में क्या होता है कि एक से अधिक क्या होता है? सॉरी, दो से अधिक क्या होता है? दो से अधिक भाग में जो है वो टूटता है, और जितने भी उसके भाग होते हैं वो सभी जो है नए प्राणियों का रूप ले लेता है, नए शिशु का रूप ले लेता है, और जिससे क्या होती है? इसकी जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। और इसी को तो हम तो क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। अब लैंगिक जनन की क्रिया को करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है और उसमें क्या क्या होता है? कतई इसमें कोई युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान समझिएगा। देखिए, यहाँ पर युग्मक की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। किसकी? युग्मक की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। आपका सवाल आएगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कर। क्या कीजिए? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक सवाल आएगा, तो उसमें आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में जो है युग्मक की आवश्यकता होती है, सहभागिता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन के लिए क्या होता है? युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है? जब इसमें युग्मक है, क्या है? युग्मक, युग्मक है, तो जब युग्मक है तो निषेचन बहुत जरूरी है, क्योंकि युग्मक जब तक आपस में मिलेगा नहीं तक जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। अब इसमें युग्मक ही नहीं तो निषेचन भी नहीं होगा। दो अंतर हो गया। अब देखिए कहता है कि इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है, इसलिए युग्मक बनता है। कि इसमें क्या होता है? इसमें युग्मक जो है वो बनता है, लेकिन इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें युग्मक बनता नहीं है। ये तीन अंतर हो गया। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कितने अंतर? तीन अंतर हो गए हैं। एक में कहता है लैंगिक जनन को करने के लिए जो है युग्मक की आवश्यकता होती है। युग्मक होता है तो निषेचन भी होगा। क्या होगा? निषेचन भी होगा। अब कहता है युग्मक चाहिए तो युग्मक का निर्माण भी होगा। लेकिन अलैंगिक जनन करने के लिए प्राणी को जो है अलैंगिक जनन करने के लिए युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब नहीं होती है तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। अब
कहता है इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें युग्मक बनता भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 अंतर और भी होते हैं, बेसिक तौर पे अभी इतना ही समझना है। लगभग ये 2 नंबर का सवाल आता है। तो ये अभी हमने देखा दोस्तों कि 12th क्लास में हमें फर्स्ट लेसन में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है। आपको हम बताएँगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिरकार युग्मक क्या होता है? युग्मक का निर्माण कैसे होता है? उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? ठीक ना? अब यहाँ पर कहता है पादपों में भी लैंगिक जनन होता है, जंतु में लैंगिक जनन होता है। तो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो आपको पूरा डिटेल्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से है ना, इस इजी साइंस बोर्ड के अंदर जो है आपको इस वर्ष पहली बार जो है हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और इससे पहले अब तक जो है लगभग 10 वर्षों से ऑफलाइन क्लास चलाते आ रहे हैं। इन 10 वर्षों में यह इन संस्थान ने लगभग कई बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं, लगभग 400 या 450 से ऊपर भी यहाँ के बच्चे जो है वो मार्क्स लाए और कई बच्चे लाए हैं पिछले 10 वर्षों में। यह प्लेटफ़ॉर्म जो है वो पहली बार ऑनलाइन आया है। आप लोग से निवेदन है कि मेरे इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और इस बोर्ड के साथ जुड़ के आप भी अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं। 450 प्लस से आपका मार्क्स जो है वो लाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। एक करके देखिए, एक बार आप मेरे बताए रास्ते पे चल के देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।